कंपेयर टू द माइल्ड स्टील बार। तो कार्बन कंटेंट के इफेक्ट के साथ साथ इन रिप्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है HYSD बार की स्ट्रेंथ में। क्लियर है ये चीजें? देन उसके बाद अब सबसे पहला ग्रेड की हम बात करें तो पहला ग्रेड आपका यहाँ पे आता है पहला ग्रेड देखिए, सबसे पहला ग्रेड है Fe415, ठीक है ना, ये आपका पहला ग्रेड है। इस ग्रेड में इसकी अगर मैं Fy की बात करूं तो Fy कितनी होगी 415 न्यूटन पर mm², ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूं सिग्मा HT यानी परमिसिबल, आप डिजाइनिंग में कितना यूज करोगे तो सिग्मा HT कितना हो जाएगा 230, आप निकाल लो, आप कैलकुलेट कर लो उसको, अराउंड 230 निकल के आएगी ये वैल्यू, ठीक है। 230 न्यूटन पर mm², और हमने क्या करा इसको निकालने के लिए 415 को डिवाइड कर दिया 1.8 से या मल्टीप्लाई कर दिया 0.55 से। दिस इज सिग्मा HT और ये Fy, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमें पढ़ना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज तो इसकी आप ऑलरेडी समझ चुके हो। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई स्ट्रेंथ ना, स्ट्रेंथ हाई होगी, पहली आपकी प्रॉपर्टी होगी इसकी हाई स्ट्रेंथ होगी। डक्टिलिटी कम, ऑब्वियस सी बात है, लो डक्टिलिटी, ठीक है। थर्ड आपकी हार्डनेस और ब्रिटलनेस क्या होगी इस केस में, यस हार्डनेस ऑब्लिक ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस हाई, ठीक है। तो हाई स्ट्रेंथ, लो डक्टिलिटी, हार्डनेस और ब्रिटलनेस आपकी हाई होगी। तो क्या हम इनका यूज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, नो, ठीक है ना। तो आपका ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में कभी भी यूज नहीं होती, ये भी प्रॉपर्टी आप इसमें लिख सकते हो, नॉट यूज्ड फॉर, नॉट यूज्ड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, नॉट यूज्ड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रॉपर्टीज किसकी, HYSD बार की Fe415 की। दूसरा इसमें टाइप होता है आपका Fe500, अगला टाइप है Fe500। तो यहाँ पे Fy कितनी हो जाएगी 500 न्यूटन पर mm²। और अगर मैं बात करूं सिग्मा HT की, परमिसिबल आप लोग कितना करते हो 275, कितना 275 आप यहाँ पे परमिसिबल करते हो, यस 275 न्यूटन पर mm² यहाँ पे परमिसिबल रहता है। और प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपकी इसकी ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टीज में एक ही प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, बाकी सारी चीजें आप समझ ही सकते हो। वेरी हाई स्ट्रेंथ, वेरी हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डक्टिलिटी आपकी क्या होगी लोवेस्ट, ठीक है ना। Fe500 की डक्टिलिटी क्या होगी लोवेस्ट, स्ट्रेंथ आपकी इसकी बहुत हाई होगी। फाइनल, ठीक है, चौथे नंबर की बात, जो फाइनल बार है आपकी वो है TMT, हो गया, लेफ्ट साइड के तो हो गया होगा, मैं तो इरेज करता हूँ इसको। नेक्स्ट आप हेडिंग डालना, लास्ट नंबर की बात हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर में जो बार है आपकी दैट इज थर्मोमैकेनिकली
थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीएमटी से। टीएमटी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। तो ये थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार आपकी मेड फ्रॉम स्पेशल हीट ट्रीटमेंट, स्पेशल हीट ट्रीटमेंट से आपकी ये बार बन के आती है। अब ये स्पेशल हीट ट्रीटमेंट यहाँ पे लगती क्या है, देखिए जरा यहाँ पे, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार आपकी होती है, ठीक है। ये ऐसी बार्स होती है जिनकी डक्टिलिटी भी हाई होती है, स्ट्रेंथ भी हाई होती है। अब ये बार्स बनती कैसी हैं, ये बार बनाने के लिए हमें एक स्पेशल हीट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। आप क्या करते हो, बार को एकदम मोल्टन फॉर्म में आप निकालोगे फर्नेस से, एकदम रेड फॉर्म में आपने बार को निकाला और आपने क्या करा, उसको डायरेक्टली वाटर में प्लेस कर दिया, यानी आपने क्या करी, रैपिड कूलिंग प्रोवाइड करी बार में, ठीक है। तो जब बार में आप रैपिड कूलिंग प्रोवाइड करोगे तो उससे होगा क्या, जो आउटर एरिया है बार का, ठीक है, बार का जो आउटर एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये बार का आउटर एरिया, ये एरिया तो आपका हार्ड रहेगा, बहुत हार्ड रहेगा, और जो इनर वाला एरिया है, इनर वाला एरिया आपका थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। इनर एरिया क्या रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इनसाइड सॉफ्टनेस की वजह से इसकी डक्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी, और जो आउटसाइड इसकी हार्डनेस बन रही है, इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी टीएमटी बार, और टीएमटी बार आपकी दो ग्रेड में पाई जाती है, Fe415 और Fe500। प्रॉपर्टीज सेम है जो आपने पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे ग्रेड्स, ग्रेड्स लिख लो यहाँ पे, जस्ट ग्रेड्स, ग्रेड्स इसके हो गए आपके Fe415 और दूसरा आपका है Fe500, ठीक है। इनके लिए Fi और सिग्मा st की वैल्यू सेम है जो आपने लिखा है ऊपर। यहाँ पे मेन चीज क्या, आपको प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में आपका इनसाइड कोर एरिया, ये आप लिखो यहाँ पे, वेरी सॉफ्ट कोर एरिया एंड आउटर और रिम एरिया इज वेरी हार्ड, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की क्या है, जो इसका कोर होगा, इनसाइड का कोर होगा, वो आपका सॉफ्ट रहेगा, और जो इसका आउटसाइड, ठीक है, रिम एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड एरिया, वो क्या रहेगा, इसका हार्ड रहेगा। तो इसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी दोनों हाई होंगी, ठीक है ना। ये होती है आपकी टीएमटी बार्स। कभी कभी ऐसी बार्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। वहां पे आपको एग्जाम में वैसे नहीं आता है, कभी एग्जाम में, कभी सुना भी नहीं होगा आपने शायद, कभी एग्जाम में क्या करेगा, आपको Fe नहीं करा वैसे अभी तक तो, ठीक है, 500D, ठीक है। अब आपको पता है Fe500 आपकी जो भी बार है उसकी डक्टिलिटी कम होगी, और आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हार्डनेस क्या होगी, बहुत हाई होगी। तो अगर कोई टीएमटी की प्रोसेस से आपने बार बना रखी है, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कभी कभी एग्जाम में कहीं पे भी क्या करते हैं हम लोग, Fe500D, जहां पे ये डी रिप्रेजेंट करता है आपकी डक्टिलिटी को, हाई डक्टिलिटी को, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपने देखा होगा, देखोगे अगर कहीं पे Fe500D, जहां पे डी रिप्रेजेंट करेगा हाई डक्टिलिटी को, तो उस केस में आप समझ जाना कि वो जो बार बनी है वो आपकी स्पेशल हीट ट्रीटमेंट से बनी है, ठीक है ना। वहां पे कोई ना कोई प्रोसेस उन्होंने अप्लाई कर रखी है, जिससे उस Fe500 बार में डक्टिलिटी क्या कर रखी है, मेंटेन करी गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी ये चीज पूछा तो आज तक गया नहीं है, ठीक है, अगर कभी पूछ लिया तो ध्यान रखना ये चीज। ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ बार्स के बारे में, ठीक है, होगी सारी। एक लास्ट टाइप की बार एक और लिख लो, जब है ही इतनी पढ़ी, ठीक है। एक बार होती है, उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, कोरोसिव रेजिस्टेंट बार, फाइनल बार, ठीक है ना। कोरोसिव रेजिस्टेंट बार आप हेडिंग डालिए, कोरोसिव रेजिस्टेंट बार। तो कोरोसिव रेजिस्टेंट बार में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि क्रोमियम जो होता है इसमें, क्रोमियम जो होता है इसमें आपका
1.8% के अराउंड रहता है, और आपका इसमें कार्बन कितना होता है 18%, कार्बन इसमें रहता है 18% के अराउंड, 18% के अराउंड। ठीक है, अब जो स्टील में पड़ा था वो स्टेनलेस स्टील थी भाई, ये बाहर की बात चल रही है। ठीक है, वो स्टेनलेस स्टील थी, उसमें स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम ही क्रोमियम होता है, कार्बन उसमें होता ही नहीं है। जो आपका ये क्रोमियम किसमें किसमें क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कोरोजिव रेजिस्टेंट बाहर की बात चल रही है, वो दोनों डिफरेंट चीजें दोनों। ठीक है ना, यहाँ पे क्रोमियम आपका 1.8% होता है, और क्रोमियम का यूज हम लोग रस्ट फ्री में यूज करते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे आपको रस्टिंग हो रही है ना बार में, किन्हीं भी बार में रस्टिंग अगर प्रॉब्लम से अगर आपको हटाना है रस्टिंग की प्रॉब्लम, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्रोमियम का। तो क्रोमियम का यूज हम लोग रस्ट फ्री स्टील बनाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? बस इतना ही लिखिए, ये थी लास्ट बार कोरोजिव रेजिस्टेंट स्टील बार्स, जिनके बारे में वैसे तो डिस्कस नहीं करते, कर दिया थोड़ा बहुत, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ ही ले आपसे। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। देन आपका फाइनल टॉपिक बचता है आज का। ठीक है, बेसिक इसके बाद निपट जाएगा, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। मैंने स्टेनलेस स्टील में 18% लिखा था ना क्रोमियम, तभी कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, तो वो अलग चीज है दोनों। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है स्टेनलेस स्टील और कोरोजिव रेजिस्टेंट बार में। यहाँ पे कार्बन भी है, वहां पे तो कार्बन होता ही नहीं है। हटा दूं? अब एक काफी इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका बेसिक्स लगभग निपट जाएगा उसके बाद पूरा। फाइनल आपकी हेडिंग डाली है इसमें, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील, यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। हेडिंग है आपकी हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील। हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए माइल्ड स्टील आपकी दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील, एक होती है आपकी नॉर्मल जो ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील आपकी बहुत पुरानी स्टील है। ठीक है, ये पहले यूज होती थी, आजकल ये हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील यूज नहीं होती है। लेकिन इसे पढ़ने की जरूरत हमें यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, जिसकी वजह से इसके बारे में थोड़ा हमें डिस्कस करने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब ध्यान से देखना, लिखना मत अभी सभी लोग। ठीक है, जो हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील है, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील का कर्व जो बन के आता है स्ट्रेंथ और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, यहाँ पे देखिए ये कर्व बन के आता है, मैं बताता हूँ आपको, स्ट्रेस और स्ट्रेन, यानी जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बीच में हमें कर्व ड्रॉ करना है हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील का। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे आप यहाँ पे, ठीक है, तो स्ट्रेस बढ़ाने के साथ साथ ये भी बढ़ेगा, स्ट्रेन भी। स्ट्रेन बढ़ने के बाद आपका एक पॉइंट के बाद थोड़ा रिड्यूस होगा, देन आपका यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्ट्रेन, देन उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग का रीजन आएगा, ये आपका कर्व बन के आता है किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील का। ठीक है, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ठीक है, जहां पे आपका स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन आपका रैपिडली इंक्रीज करता है। ठीक है ना, रैपिड स्ट्रेस के साथ आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील में था क्या, अगर आप कंसीडर करो इस वाले पॉइंट को, जस्ट इस वाले रीजन को कंसीडर करो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्ट्रेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे। लेट अस कंसीडर ये स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे Fy, ये स्ट्रेस की वैल्यू है। ठीक है, F1 कर रहा हूँ, Fy नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे F1। लेट अस कंसीडर F1 यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो डिफॉर्मेशन है F1 पे कितना लार्ज डिफॉर्मेशन अकर करके आ गया। ठीक है, यानी सेम स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ा नहीं है, कुछ नहीं, ना घटा ना बढ़ा स्ट्रेस, लेकिन डिफॉर्मेशन देखिए इतना लार्ज डिफॉर्मेशन आपके स्टील में देखने को मिल रहा था किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, जिससे होगा क्या, कोई स्ट्रक्चर है, आप लोग ऐसे बैठे हुए हो, पता ही नहीं चलेगा, आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपने क्या करा, स्ट्रेस आपका नॉर्मल है, सब चीज नॉर्मल है, फिर भी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ये था हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील की प्रॉब्लम। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी आपकी, ये प्रॉब्लम थी लार्ज डिफॉर्मेशन। लार्ज डिफॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ हॉट रोल्ड
माइल्ड स्टील, ठीक है, लार्ज डिफॉर्मेशन थी। अब कोर्ट ने क्या बोला कि हम कौन कौन सी रेमेडीज प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि ये लार्ज डिफॉर्मेशन हम हटा सकें यहाँ से, ठीक है, कुछ ना कुछ रेमेडीज होंगी। अब हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील है, भले आपकी यूज नहीं हो रही, लेकिन स्टील का यूज आप किसी न किसी फॉर्म में तो करोगे ना, भले आप उसको कन्वर्ट करके किसी और फॉर्म में लेके चले जाओ, वेस्ट होने तो दोगे नहीं, ठीक है। तो हॉट रोल्ड जो माइल्ड स्टील बन के आ रही थी, उसमें जो ये लार्ज डिफॉर्मेशन अकर कर रहा था, इसको हटाने के लिए कोर्ट ने एक रेमेडी निकाली जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेमेडीज पर देखते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यूज्ड इन ओल्ड बिल्डिंग्स, यूज्ड इन ओल्ड बिल्डिंग्स ड्यू टू large deformation at a particular stress, not used widely, ठीक है ना। ये हो गया आपका हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील के बारे में। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो आईएस कोड ने हमें रेमेडी प्रोवाइड कर रखी है इसके लिए। रेमेडीज में एक ही आपकी मेथड है इसमें, जो आपकी मेथड है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी आपसे उसने पूछ दिया कि हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील में जो लार्ज डिफॉर्मेशन अकर करता है, उसको हटाने के लिए कोर्ट ने कौन सी प्रोसेस रिकमेंड करी थी, तो कौन सी प्रोसेस रिकमेंड करी थी, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। यही हम लोग प्रोसेस रिकमेंड करते हैं अभी के टाइम पे। तो इन्होंने इस प्रोसेस में किया क्या, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। इन्होंने इस प्रोसेस में क्या किया, इन्होंने सेम क्या करा, ठीक है, ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है, दिस इज द कर्व ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस वाई एक्सिस में स्ट्रेस आएगा, एक्स एक्सिस में आपका आएगा स्ट्रेन, ये आपका कर्व है, ठीक है। इसमें क्या करा इन्होंने, फर्स्ट में स्ट्रेचिंग या ट्विस्टिंग, यानी स्ट्रेच या ट्विस्ट करके आपने क्या करा, इसको इस बार को लोड करना स्टार्ट किया, ठीक है। इनिशियली जब बार को लोड करना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कर्व तो सेम ही मिलेगा जो हमारा वहां पे बना है अभी, बनेगा नहीं बनेगा, सेम कर्व आपका बन के आएगा इनिशियल में। देन उसके बाद यहाँ पे लार्ज डिफॉर्मेशन अकर कर गया, लार्ज डिफॉर्मेशन के बाद थोड़ा सा स्ट्रेन हार्डनिंग तक उन्होंने और स्ट्रेस दिया, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग तक कंप्लीट तक नहीं गए वो, ठीक है, इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे वो लोग, यहाँ पॉइंट तक नहीं पहुंचे, उन्होंने स्ट्रेसिंग करी कहीं यहाँ तक ही, ठीक है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग की उन्होंने यहाँ तक स्ट्रेस किया, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, अनलोड कर दिया इसको, मतलब लोडिंग छोड़ दिया अचानक ही, ठीक है। यानी यहाँ पे हुई आपकी लोडिंग, दिस इज लोडिंग। लोडिंग कैसे करी आपने, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग की हेल्प से, लोडिंग करी आपने स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग की हेल्प से, और आपने स्ट्रेन हार्डनिंग के कंप्लीट पॉइंट तक नहीं पहुंचे, आपने यहाँ पे इसको अनलोड कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने इसको अनलोड किया, तो अनलोड करते टाइम पे इसमें स्ट्रेन कितना था, देखिए इसमें स्ट्रेन एक्चुअल में तो इतना होना चाहिए ना, ये स्ट्रेन था यहाँ पे जब आपने इसको अनलोड किया था, लेकिन ऑब्वियसली बात है इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी भी तो कुछ होगी ना बार की, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है रिगेन करेगा, थोड़ी बहुत तो रिगेन करेगा ना पोजीशन अपनी ओरिजिनल, अपनी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से। तो जो एक्चुअल आपका डिफॉर्मेशन निकल के आया यहाँ पे, जो एक्चुअल स्ट्रेन यहाँ पे निकल के आया, वो स्ट्रेन आपका कुछ ये निकल के आया, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन होना इतना चाहिए था, आपका स्ट्रेन कितना निकल के आया, इतना निकल के आया जब आपने यहाँ पे इसको अनलोड किया, ठीक है, दिस इज द अनलोडिंग। और ये निकल के क्यों आया, क्योंकि इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से थोड़ी सी अपनी पोजीशन क्या करेगा, वो रिगेन करेगा। अब मुझे बताना जरा, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है या ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कौन सा हुआ, ये वाला कौन सा डिफॉर्मेशन है, कौन सा, इलास्टिक। दिस डिफॉर्मेशन इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यस, ये आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्योंकि इतनी पोजीशन क्या हो रखी है, रिगेन हो रखी है, ठीक है। और ये आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन है इतना, और इसके बाद का ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन इतना, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं अनलोड लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे काम है, इसको मैंने करा अनलोडिंग। देन उसके बाद अब यहाँ पे पहुंच गया, अभी के टाइम पे आपका कर्व अब जो यहाँ था वो यहाँ पे इतना डिफॉर्मेशन आ गया जो आपने लोडिंग करी थी उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे अब आपको क्या करना है, अगेन आपको स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग की हेल्प से उसको अब लोड करना है अगेन। जब आप अगेन लोड करोगे तो अब जो कर्व बन के आएगा इसका, ये कर्व देखिए कुछ ऐसा कर्व इसका बन के आ जाएगा अब के टाइम पे, ये इसका कर्व बन के आ गया। अब नेक्स्ट टाइम पे आप देख पा रहे होंगे जो ये लार्ज डिफॉर्मेशन है ये यहाँ पे क्या हो गया, हट गया नहीं हट गया।
तो जब अगेन आपने लोड किया, अगेन जब आपने लोडिंग करी यहाँ पे, तो उस केस में आपका लार्ज डिफॉर्मेशन यहाँ पे हट गया, और जो कर्व बन के आया, ये कर्व हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर सीटीडी बार, सीटीडी बार्स। तो जो सीटीडी बार्स आपने पढ़ी थी, वो सीटीडी बार्स बनती कैसे आपने समझ में आ गया यहाँ पे, सीटीडी बार्स आपकी ऐसे बनती है। लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो रही भाई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। यहाँ पे तो पता था ना आपको किस पॉइंट में फेलियर अकर कर रहा है, इस पॉइंट के बाद से फेलियर होना स्टार्ट हो रहा है, ये पता था आपको इस पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फेलियर होना स्टार्ट हो रहा है, आपको पता था। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं चल रहा है फेलियर हो रहा कहाँ से। और डिजाइनिंग के लिए पता तो होना चाहिए ना स्टील आपकी फेल कहाँ से कर रही है। अगर आपको पता ही नहीं है कि स्टील आपकी फेल कहाँ से कर रही है, तो फिर डिजाइन किसके लिए करोगे, है नहीं एक प्रॉब्लम। और तो एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व तो हो गई, आपने यहाँ से डिफॉर्मेशन हटा दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम अराइज और होगी कि आपको यील्ड स्ट्रेंथ पता ही नहीं है इस केस में, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर और एक प्रोसेस है, आप पहले इतना करिए फिर उसके बाद पढ़ते हैं उसको। और ये सीटीडी बार का जो आपका ये कर्व निकल के आ रखा है, एचवाईएसडी बार के लिए भी सेम होता है ये कर्व, ठीक है। अगर एचवाईएसडी बार को अगर आप लोड करोगे, तो एचवाईएसडी बार के लिए भी कर्व आपका ऑलमोस्ट सेम निकल के आता है सीटीडी बार की तरह। भले ही एचवाईएसडी बार को बनाने के लिए हम लोग ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस यूज ना करें, ठीक है, किसी और प्रोसेस से बनाएं, लेकिन उसमें जो कर्व निकल के आएगा, ये कर्व आपका सेम रहेगा जो फाइनल कर्व यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत यहाँ पे तक तो बताइए, कहीं पे प्रॉब्लम है तो। ठीक है, लेफ्ट साइड का मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। फाइनल पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद आपका ये बेसिक कंप्लीट होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका जो बन के आया, ये कर्व आपका बन के आया कुछ ऐसा, है ना, ये कर्व बना ना, कुछ ऐसा आपका कर्व बन के आया ऑलमोस्ट। अब इसके बारे में देखना है हमें, कैसे हम लोग यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ निकाल के बताएंगे। करिए पहले इसको। ठीक है, एक रेमेडीज हमारी हो गई जिसमें हमने यील्ड लार्ज डिफॉर्मेशन हटा दिया, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम अराइज होगी कि हमें यील्ड स्ट्रेंथ का पता ही नहीं है, क्या यील्ड स्ट्रेंथ है, क्या हमें फेलियर स्ट्रेंथ लेनी है, पता ही नहीं है।
तो इसके लिए भी अब क्या करा, बन गया ये। तो इसके लिए बना लो एक बार, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या करा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व बन गया, ये कर्व हमारा फाइनल कर्व बन के आ रहा है। मैंने आपको बता दिया ये कर्व सीटीडी बार्स और एचवाईएसडी बार्स के लिए भी ये कर्व सेम है। ठीक है, ये कर्व मैंने बता दिया। यानी प्रॉब्लम क्या, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सीटीडी बार्स की नहीं है, एचवाईएसडी बार की प्रॉब्लम है जिसमें आपको यील्ड पॉइंट पता ही नहीं है। तो सेम मेथड है सीटीडी बार और एचवाईएसडी बार के लिए यील्ड स्ट्रेन निकालने का। ठीक है ना। कोर्ट ने क्या बोला आपसे, कोर्ट ने कहा कि आप एक काम करिए, जो एक कर्व आपका बन के आ रखा है, इस कर्व के पैरेलल एक 0.002 का स्ट्रेन आप क्या करिए, ड्रॉ करिए। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, मैं एक स्ट्रेन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल आपके इस कर्व के। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रेन, मैंने ड्रॉ किया कर्व के पैरेलल, हाँ इसके पैरेलल नहीं, इस लाइन के पैरेलल नहीं, कर्व के पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दिया ये स्ट्रेन। ठीक है, कितने का मैंने बोला, 0.002, इतने का स्ट्रेन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। और उन्होंने क्या बोला आपसे, जहां पे भी ये स्ट्रेन इस कर्व को कट करेगा वो पॉइंट आपका क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ। दिस इज एफ वाई, दिस इज एफ वाई। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब जो वहां पे आपका कर्व बन के आया था, ये कर्व आपका कुछ ऐसा बना था। ठीक है, यहां क्या था, ये इलास्टिक स्ट्रेन, और प्लास्टिक स्ट्रेन आपने खुद ही एज्यूम कर लिया कितना, 0.002। तो आप टोटल स्ट्रेन निकालोगे जब निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं टोटल स्ट्रेन की, तो टोटल स्ट्रेन आपका कितना निकल गया, आपका प्लास्टिक स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन। प्लास्टिक स्ट्रेन कितना आपने एज्यूम किया है, 0.002 का, प्लस इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन, और ये बात चल रही है आपकी स्टील की। तो इस केस में आपका निकलेगा कैसे, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, इलास्टिक स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इक्वल टू होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस में कंसीडर कर रहा हूँ यील्ड स्ट्रेस यहाँ पे। ठीक है, आपको निकालना क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन ना, स्ट्रेन अगर आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसको एफ वाई अपॉन, यानी स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल सा टोटल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला, टोटल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला। लेकिन एलएसएम में अगर हम बात करेंगे, ये आपका यूज होगा एलएसएम में। एलएसएम में इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज करते हैं, किसमें, स्टील में, जो कि होती है 1.15 की। ठीक है, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, मैं अभी बता देता हूं, टोटल स्ट्रेन इक्वल टू 0.002 प्लस एफ वाई अपॉन 1.15 इंटू ईएस। ये फॉर्मूला आपका वहां पे बन जाएगा। आपने यहाँ पे 1.15 की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर कर रखी है एलएसएम के केस में। ठीक है, दिस वी यूज इन एलएसएम। और ये कितने बार एग्जाम में ये फॉर्मूला डायरेक्टली उन्होंने पूछा है, किस किस फॉर्म में पूछा है। वो क्या करता है, कभी कभी टोटल स्ट्रेन को इस फॉर्म में पूछता है, कभी वो टोटल स्ट्रेन को इस फॉर्म में पूछता है, कभी वो क्या करता है 1.15 को ऊपर लेके आ जाता है, जो कि आपका 0.87 आता है, यहाँ पे 0.87 एफ वाई अपॉन ईएस करके पूछता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वे में 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, यील्ड स्ट्रेन भी मिल गया आपको, आपको टोटल स्ट्रेन भी मिल गया, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन साइमल्टेनियसली मिल गए, जिसमें आपका फेलियर अगर कर रहा है। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो इजिली, है ना। और ये कर्व आपका है, यहां पे आप लिख लो यील्ड स्ट्रेंथ फॉर एफ वाई फॉर सीटीडी टीएमटी बार्स के लिए भी। ठीक है, सीटीडी टीएमटी एचवाईएसडी बार्स। तो ये हो गया आपका यील्ड स्ट्रेंथ फॉर सीटीडी बार्स, टीएमटी बार्स और एचवाईएसडी बार्स। ये चीज क्लियर है। तो टोटल स्ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट आपका ध्यान रखना है आपको एलएसएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका टोटल स्ट्रेन जो कि निकल के आया प्लास्टिक स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन से। प्लास्टिक स्ट्रेन आपने एज्यूम कर रखा है 0.002 का,
प्लस इलास्टिक स्ट्रेन निकालने के लिए सोम में डायरेक्टली फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू एफ वाई अपॉन ई एस निकल गया और आपका ये टोटल स्ट्रेन निकल के आ गया। ठीक है ना। ये यहाँ पे निपट जाती है बेसिक आपका। थोड़ा सा ये देख लेते हैं एक चीज, यहाँ पे आप एक नोट डालोगे, इसके बाद नोट डालोगे और उसके बाद हम एक एग्जांपल भी लिखेंगे इसका। पहले नोट डालना है इसके बाद, ठीक है। ये करने के बाद करिए इसके पहले। इतना क्लियर है। नोट में लिखिए इसके नीचे जो हमने डिस्कस किया, एक नोट में डाल देते हैं। लिखना इसमें सीटीडी, सीटीडी कॉमा टीएमटी, सीटीडी कॉमा टीएमटी कॉमा एचवाईएसडी बार्स, कॉमा एचवाईएसडी बार्स does not show yield point, that's why a offset of 0.002 ब्रैकेट में लिख लो 0.2%, परसेंटेज में पूछता है कभी कभी, ठीक है। 0.2% ब्रैकेट क्लोज is taken and point where stress strain curve cut by offset is called yield point. Cut by offset is called yield point. ठीक है। तो वही चीजें हैं कि 0.002 का ऑफसेट आप लोगे, जहां पे वो आपका ऑफसेट कट करेगा कर्व को, वही पॉइंट आपकी क्या होगी, यील्ड स्ट्रेंथ। एक एग्जांपल आप ले लो यहाँ पे Fe415 का निकाल के दिखाओ जरा। Fe415 की टोटल स्ट्रेन की वैल्यू जरा निकालना, टोटल स्ट्रेन निकालिए जरा, फटाफट निकालो जल्दी। Fe415 दे रखा है मैंने यहाँ पे, एक ग्रेड का स्टील आपको टोटल स्ट्रेन निकालना है। फॉर्मूला सामने है, इजीली निकाल सकते हो आप इसको, जरा निकालना जरा फटाफट, इससे निकालना, ठीक है। टोटल स्ट्रेन एलएसएम से मत निकालना अभी, ये फॉर्मूले से निकालना। पार्शियल वेक्टर सेफ्टी कंसीडर मत करना, अभी करते भी हो ठीक है, मत करना, लेकिन इससे निकाल लो टोटल स्ट्रेन इक्वल टू कितना आ रहा बताना मेरे को वैल्यू जरा फटाफट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, ये अगर पता नहीं हो आपको, सोम अच्छा सोम नहीं पढ़ा ना, ई एस इक्वल टू 2 इंटू
10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील रट लेना, ये आप याद ही रखनी पड़ती है, कहीं एग्जाम में नहीं भी देते हैं। ES इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक है, आप तो निकाल सकते हो। कितना है? 0.3947, हाँ 0.004075 है ना। तो देखो टोटल स्ट्रेन आपका निकल के आ जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से मैं कर रहा हूँ। प्लास्टिक स्ट्रेन आपका 0.002 है, प्लस आपका इलास्टिक स्ट्रेन आपका है FY/ES ना। FY कितनी है यहाँ पे? 415, 415 यहाँ पे FY की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई ES आपका है 2 × 10⁵. तो ये निकल के ऑलमोस्ट आ रहा होगा आपका 0.004075 ना। कितना ही आया? 0.004075। क्योंकि स्ट्रेन है तो स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती कोई भी, ठीक है ना। स्ट्रेन इक्वल टू होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मीटर बाय मीटर करोगे तो आपकी यूनिट कट जाती है, ठीक है। तो यूनिटलेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट कुछ मत लिखना आप। तो अगर आपको कभी भी स्ट्रेन गिवन है, सॉरी ग्रेड गिवन है, तो आप टोटल स्ट्रेन कहीं पे भी निकाल सकते हो इजीली। तो क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी दिक्कत कहीं पे? तो कल अब रिवाइज कर लीजिए घर में पूरा, ये बेसिक आपका निपट गया है, ठीक है। इससे ज्यादा बेसिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर होगी तो हम लोग जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वहीं पे पढ़ इसको कर लेंगे, ठीक है ना। और कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा WSM, ठीक है। अब RCC कल से मेन स्टार्ट होती है, WSM कल से। ये चीजें थोड़ा सा क्लियर करके आना, तो आगे थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 2-3 पॉइंट आपके कोडल प्रोविजन बचे हुए हैं, वो कोडल प्रोविजन में कल ही करा दूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। 3 पॉइंट आपके कोडल प्रोविजन, दो पॉइंट बचे होंगे बस, हो गया, बाकी हमने कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है। थैंक यू।